हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। एंड आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप सभी ने डिमांड करी थी कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों अपने दूसरे चैप्टर से, जिसका नाम है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अब तक क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर इस क्लास के बाद आप उसे देख लें। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए तो आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं कहूँ तो। आज है हमारा स्टार्स इन द सोलर सिस्टम। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चैप्टर में, बहुत सारी चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं, भूल जाते हैं, डिफरेंसेस और डेफिनेशंस भूल जाते हैं और उसी वजह से क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपको उन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चे एमसीक्यूज में आपको एक एडवांटेज तो मिल जाता है कि आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भूल गए हो तो आप उसको रिलेट कर सकते हो और सही आंसर मार्क कर सकते हो। प्लस आज मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी किस तरीके से आप क्वेश्चंस में से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज कर सकते हो। मतलब अपने दिए गए ऑप्शंस में से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन कैसे चूज करोगे एलिमिनेशन मेथड से। तो जो भी आपको ऑप्शंस रेलेवेंट नहीं लगते आप उन्हें एलिमिनेट कर दो और जो बच जाएगा ऑप्शन वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप तब कर सकते हो जब आपको सही आंसर नहीं पता है। तो हमें बहुत स्मार्टली क्वेश्चंस को हैंडल करना है, क्वेश्चन से डील करना है। अभी करते हैं सॉल्व, जल्दी जल्दी से आप सभी भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस आप सभी के सामने आएंगे, तुरंत आपको कमेंट में आंसर लिखना है। ऑल राइट, तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्या है। तो ये है अर्सा मेजर इज अ। तो अर्सा मेजर क्या है आपको पूछा गया है। इज इट अ स्टार? क्या वो एक स्टार है? क्या वो एक प्लैनेट है? कॉन्स्टेलेशन है या फिर सैटेलाइट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर क्या दे दिया है, आपको एक नाम दे दिया है अर्सा मेजर। तो अर्सा मेजर क्या कोई स्टार होता है? नहीं, हम लोग जानते हैं अर्सा मेजर एक स्टार नहीं है, प्लैनेट भी नहीं है। हमने अपने सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स पढ़े हैं और अर्सा मेजर उनमें से तो नहीं था, तो हम लोग इसको भी कैंसिल कर देंगे। फिर रह जाता है कॉन्स्टेलेशन एंड सैटेलाइट। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ recognizable shape. Group of stars forming a recognizable shape. ठीक है, एक recognizable shape वो फॉर्म करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है एक कॉन्स्टेलेशन। ठीक है भाई, तो कॉन्स्टेलेशन ही है हमारा एक अर्सा मेजर। तो अर्सा मेजर ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप सभी को आंसर करते जाना है कमेंट्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से आंसर करना है सभी को। Which of the following is not a member of the solar system? इनमें से आपसे पूछा गया है कौन
सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है, नॉट अ मेंबर। अक्सर जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये नॉट भूल जाते हैं। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा और देखा सोलर सिस्टम मेंबर लिखा हुआ है, कौन मेंबर है सोलर सिस्टम का, एस्टेरॉइड दिखे, टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना है। मैं भी पर्सनली ये गलती कर चुकी हूँ, इसलिए आप सभी को बता रही हूँ। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा, देखा ही नहीं नॉट लिखा हुआ था वहां पे। तो जब भी बेटा आप क्वेश्चन रीड करो, बहुत केयरफुली रीड करो। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, दोबारा रीड करो। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो आंसर आप ढूंढ ही लोगे। नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। अब देखो, एस्टेरॉइड्स, मॉर्निंग स्टार, सैटेलाइट्स या फिर कॉन्स्टेलेशंस। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए सोलर सिस्टम के मेंबर्स क्या क्या होते हैं। तो बेटा जो हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं वो हैं हमारे प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स, सन है, एंड देयर आर सम वेरियस अदर मेंबर्स। वो हैं कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स। ये सभी क्या हैं? ये हैं मेंबर्स हमारे सोलर सिस्टम के। और इसी के साथ बेटा देयर आर सम सैटेलाइट्स ऑल्सो। ये सैटेलाइट्स क्या करती हैं? ये सैटेलाइट्स हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। तो जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द कौन चक्कर लगाता है, कौन रिवॉल्यूशन करता है अर्थ का? मून। तो मून हो जाता है सैटेलाइट। हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। तो देखो यहाँ पर एस्टेरॉइड्स दिया हुआ है। हम जानते हैं एस्टेरॉइड्स एक मेंबर है सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें क्या बताना है, कौन मेंबर नहीं है ये बताना है। ठीक है, देन वी हैव मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं वीनस को। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार बोला जाता है क्योंकि ये हमें बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट देखने को मिलता है। फिर हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट भी एक मेंबर है सोलर सिस्टम का। जो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है वो है हमारे कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं और ये सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, तो बेटा आप याद रखना हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स नहीं आएंगे और स्टार्स का बनता हुआ ग्रुप भी नहीं आएगा। क्लियर है? चलो जी, तो यहाँ पर हो गया है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। तो जिन बच्चों ने डी दिया है बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही आप सभी को आंसर करते जाना है। प्लस एक और बात, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जल्दी से सेशन को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो शेयरिंग इज केयरिंग आप सभी जानते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आ सके और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को ऐसे और इंफॉर्मेटिव और एनरिचिंग कंटेंट के लिए। प्लस जो भी आप लोग चाहते हो डिस्कस करना वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आपको बताना है एक बार फिर। Which of the following is not a planet? अब हमसे प्लैनेट्स के बारे में पूछ लिया है, कौन प्लैनेट नहीं है यहाँ पे? अगेन नॉट। तो देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शंस हमारे पास है। मर्करी, सैटर्न, मार्स या फिर मून। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लैनेट्स बताने थे तो मून हमारा प्लैनेट नहीं है। बिल्कुल ठीक है ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने दिया है परफेक्ट।
देखो बेटा, आपको याद रखना है कि 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं और हम उन्हें याद कैसे रख सकते हैं? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहां पर आ जाएगा मर्करी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। प्लूटो हम लोग ऐड नहीं करते हैं। अब पहले हम लोग बोलते थे कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, बट अब हमने प्लूटो को, हम उसको एक डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जिससे कोई एक सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट कहलाती है। तो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है प्लूटो, इसीलिए हमने प्लूटो को अलग कर दिया है और अब सिर्फ 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं। मून इनमें से नहीं है तो हमने कह दिया मून इज नॉट अ प्लैनेट। करेक्ट ऑप्शन अगेन डी हो गया है। अगर आंसर सही हो रहे हैं तो आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, है ना, थोड़ी सी खुशी होती है। तो ऐसे ही आगे सॉल्व करते जाना है। और अगर नहीं पता है क्या करेक्ट आंसर है तो आपको ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप आंसर करो, सही आंसर करो, जरूरी है कि यहां से आप कुछ ना कुछ सीख कर जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है, कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आप सिर्फ सीखने के लिए आए हो। अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो आपको आज पता लग जाना चाहिए, और सही आंसर के साथ साथ उसकी रीजनिंग भी, कि अगर मून को मैंने एक्सक्लूड किया है, मैंने बोला है मून प्लैनेट नहीं है, तो क्यों? क्योंकि सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं और ये हैं हमारे वो प्लैनेट्स। मून इनमें नहीं आता, इसीलिए मून को एक्सक्लूड कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज। मून के जो फेजेस हैं ये हमें क्यों देखने को मिलते हैं? कभी हमें फुल मून नजर आता है, कभी हाफ मून नजर आता है, तो कभी क्रेसेंट मून नजर आता है। तो देयर आर वेरियस फेजेस ऑफ मून। कौन कौन से हैं वो फेजेस? तो मैंने अभी आपको बताया, फुल मून होता है, हाफ मून होता है, क्रेसेंट मून होता है, कभी मून दिखता ही नहीं है। तो इसके बारे में आपसे रीजन पूछा गया है कि फेजेस क्यों हमें दिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस। क्या हम मून का सिर्फ वही पार्ट देख सकते हैं जो हमारी तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, या आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग? हम कभी मून के पास आते हैं तो कभी मून से दूर जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, तो इसे तो हम लोग देखकर ही कैंसिल कर देंगे। द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून्स सरफेस। क्या अर्थ मून के सरफेस को कवर कर लेता है? नो, बिल्कुल नहीं। द थिकनेस ऑफ द मून्स एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट। नहीं, मून पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो इसीलिए हमने अपना ऑप्शन डी भी कैंसिल कर दिया। मान लो आपको आंसर नहीं पता था, तो हमने क्या किया, हमने देखा कौन सा हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। बी नहीं लगा अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमारा डिस्टेंस मून से चेंज नहीं होता। तो इनको हमने एलिमिनेट किया और बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन ए। तो जितनी लाइट मून हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है उतना ही पार्ट मून का हम देख पाते हैं। Then fifth question, after the sun, the next nearest star to the earth is. तो अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है? सन है। याद रखना, सन इज अ स्टार। सन एक स्टार है और हमारे अर्थ के सबसे
करीब है। ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे बड़ा स्टार है, हॉटेस्ट स्टार है। लेकिन इसके बाद कौन सा सबसे करीब स्टार है? इज इट सिरियस, प्रोक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी या फिर पोल स्टार? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है सी, अल्फा सेंटोरी। अगर नहीं पता था बच्चों, कोई बात नहीं है, यहां पर आप नोट कर लो कि इसका सही ऑप्शन है सी। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाती है कंफ्यूजन। देख लो भाई, सही ऑप्शन है सी। क्लियर है? तो इसी तरीके से आंसर करते जाना है, मुझे पता लगे कि आपको कौन से क्वेश्चंस में डाउट है और कौन कौन सी चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं, इससे मैं समझ जाऊंगी। तो कीप ऑन आंसरिंग, और जहां पे कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। The distances between the various celestial bodies are usually expressed in the unit of. Distances between the various celestial bodies, बहुत सारी celestial bodies के बीच का जो distance है वो हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? लाइट सेकेंड्स, लाइट मिनट्स, किलोमीटर्स या फिर लाइट ईयर्स? तो एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के बीच, जैसे कि मान लो हमसे स्टार्स तक की दूरी, क्या हम लाइट सेकेंड्स में नापते हैं? बिल्कुल नहीं। लाइट मिनट्स में नापते हैं? नो। किलोमीटर्स भी नहीं है, सही ऑप्शन है डी। यस, डी हमारा सही आंसर है, लाइट ईयर्स में नापते हैं भाई। तो अगर आपको पता लगाना है स्पेस में प्रेजेंट जितनी भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनमें डिस्टेंस पता करना है तो लाइट ईयर्स के थ्रू पता किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन। एस्टेरॉइड्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स। लेकिन ये कौन से दो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में है, ये देख लेते हैं। मार्स एंड द अर्थ, वीनस एंड मार्स, जुपिटर एंड मार्स या फिर मार्स एंड सैटर्न। तो एस्टेरॉइड एक बेल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहते हैं। लेकिन ये एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर पाई जाती है? एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है दो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच, और वो दो प्लैनेट्स हैं क्या? बताओ जल्दी से, क्या मार्स और अर्थ के बीच में है? नहीं भाई। वीनस और मार्स नहीं, वीनस और मार्स तो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है ही नहीं। इनके बीच में कौन लाई करता है? अर्थ लाई करता है। मार्स एंड सैटर्न, मार्स और सैटर्न भी एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बचा? जुपिटर एंड मार्स बचा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आंसर, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बेटा इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो है मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें हम लोग इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। एंड द प्लैनेट्स आफ्टर मार्स यानी कि लास्ट 4 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। दे आर ऑल्सो नोन एज द आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है मार्स और जुपिटर के बीच। Then the biggest planet of the solar system is, तो बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? मार्स, जुपिटर, सैटर्न या फिर मर्करी? भाई मर्करी तो सबसे छोटा है, हम लोग जानते हैं, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, कैंसिल करेंगे। सैटर्न और मार्स भी
इसमें नहीं आएंगे। जुपिटर है हमारा बिगेस्ट प्लैनेट। क्या आपको पता है जुपिटर इतना बड़ा है कि इसके अंदर अराउंड 1300 अर्थ आ सकते हैं। हमारे अर्थ जैसे 1300 प्लैनेट्स एक जुपिटर में फिट हो सकते हैं, इतना बड़ा है जुपिटर। तो इसीलिए ये बनता है बिगेस्ट प्लैनेट और करेक्ट ऑप्शन होता है यहां पर भी। ये तो बहुत इजी था, जल्दी से आंसर कर दिया सभी ने। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं फिर। द प्लैनेट विद सिस्टम ऑफ वेल डेवलप्ड रिंग्स एनसर्कलिंग इट। वो प्लैनेट जिसमें वेल डेवलप्ड रिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, वो रिंग्स एनसर्कल कर रही होती हैं कौन से प्लैनेट को? जुपिटर, वीनस, सैटर्न या फिर नेपच्यून। ये भी बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस प्लैनेट का कि इसके पास रिंग्स देखने को मिलती हैं। जुपिटर में नहीं, वीनस भी नहीं है हमारा आंसर। करेक्ट ऑप्शन है सी, सैटर्न। तो सैटर्न में वेल डेवलप्ड रिंग्स मिलेंगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब देखो, ये है प्रॉब्लम का क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंसर्स गलत होते हैं बच्चों के, क्योंकि यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, मरकरी और वीनस। ठीक है, अर्थ मार्स को तो हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है मरकरी और वीनस में। अब बच्चे सोचते हैं कि मरकरी तो सन के सबसे करीब है, तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट होगा। लेकिन सही आंसर बेटा यहाँ पर है सी, वीनस। वीनस है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। जबकि वीनस सेकंड पोजीशन पर आता है, सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद आता है वीनस। फिर भी वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। क्यों? क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और इसी वजह से वीनस बनता है द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना है मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है बट हॉटेस्ट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, जो कि सेकंड पोजीशन पे पाया जाता है। ऑल राइट, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेशली ये मैं क्वेश्चन लेकर आई हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देन द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस प्रोग्राम्स इन इंडिया इज। तो यहां पर कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है स्पेस प्रोग्राम्स को डेवलप करने में? इनसैट, IRS, ORS या फिर इसरो। तो बेटा इनसैट और IRS ये दोनों हमारी सैटेलाइट्स के नाम हैं, ये कोई एजेंसी नहीं है। कर देंगे एलिमिनेट। और क्या है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये तो नहीं होगी हमारी एजेंसी ऑब्वियसली, तो इसको भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। रह गया क्या हमारे पास? रह गया है ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन है डी। यहां पर भी देखो बच्चे, हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया। इनसैट और IRS ये दोनों तो सैटेलाइट्स के नाम है, तो ऑब्वियसली एजेंसी नहीं होगी। ORS भी कोई एजेंसी नहीं है, तो रह गया हमारे पास डी, और हमने उसे मार्क कर दिया है। तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, ऑप्शंस रीड करो। एलिमिनेशन से आप सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। देन
sun appears to move from east to west around the earth. This means that earth rotates from. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Sun rises in the east and sets in west. पढ़ते आ रहे हैं, है ना. सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में ढल जाता है. तो ये जो सन की मूवमेंट हमें नजर आती है, ये कैसे हो रही है? सन तो मूव नहीं कर रहा है हमारे अराउंड. इनफैक्ट अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड. तो अगर हमें सन ईस्ट से वेस्ट मूव करता हुआ दिखता है, तो अर्थ कैसे मूव कर रहा होगा? क्या अर्थ ईस्ट से वेस्ट ही मूव करेगा? वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, या फिर वेस्ट टू नॉर्थ? तो भाई जब हमें सन ईस्ट टू वेस्ट नजर आ रहा है, तो अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है. तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करता है, याद रखना है आप सभी को. 2 एक्सेप्शंस हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, वो है वीनस और यूरेनस. ये 2 एक्सेप्शंस हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन. ठीक है. तो दिस मीन्स अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, मतलब ये खुद रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सिमिलरली अगर ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन की बात करें तो वो यूरेनस और वीनस में हमें देखने को मिलती है. Then suppose a new planet is discovered between Uranus and Neptune. मान लो, सपोज करने को बोला है कि ऐसा हो जाए कि एक नया प्लैनेट आ जाए यूरेनस और नेपट्यून के बीच. इट्स टाइम पीरियड वुड बी, तो उसका टाइम पीरियड कैसा होगा? लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून, नेपट्यून से कम होगा. मोर देन दैट ऑफ नेपट्यून, नेपट्यून से ज्यादा होगा? नहीं, नेपट्यून से पहले प्रेजेंट है ना. नेपट्यून और यूरेनस के बीच में आया है, तो नेपट्यून से ज्यादा नहीं हो सकता उसका टाइम पीरियड. मोर देन को हम कैंसिल कर देंगे. इक्वल टू दैट ऑफ नेपट्यून और यूरेनस, नहीं बेटा. देखो यूरेनस के बाद है, नेपट्यून से पहले है, तो दोनों के इक्वल भी टाइम पीरियड नहीं हो सकता. लेस देन दैट ऑफ यूरेनस, लेस देन दैट ऑफ यूरेनस तब होता जब ये यूरेनस से पहले प्रेजेंट होता. अब ये यूरेनस के बाद प्रेजेंट है, नेपट्यून से पहले प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून. करेक्ट ऑप्शन है ए. ठीक है. तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो. यहाँ पर आपको एक इमेजिन करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई प्लैनेट आ जाए इन दोनों के बीच, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो हमने बता दिया, जब वो यूरेनस के बाद है तो मोर देन दैट ऑफ यूरेनस एंड लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून, ये होगा. तो अगर यहाँ पर हमें ऑप्शन में लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून के अलावा मोर देन दैट ऑफ यूरेनस दिया होता, तो हम उसे मार्क कर देते. फिर है 14th क्वेश्चन, द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज. ये बहुत इजीली आप सभी बता सकते हैं, जल्दी से बताओ, ये सभी का करेक्ट होने वाला है. वो कौन सा प्लैनेट है जो कि रेडिश हमें नजर आता है और इसे हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं? चलो जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग. रेड प्लैनेट के कहते हैं इसे, और हमारे अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट. ब्लू प्लैनेट हो गया अर्थ, और रेड प्लैनेट कौन सा हुआ? यस, बिल्कुल ठीक है भाई. तो मार्स हमारा रेड प्लैनेट कहलाता है. उसके बाद शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली, ये भी है एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन
कि ये जो शूटिंग स्टार्स हैं, टूटते तारे हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं? क्या ये सच में स्टार्स ही होते हैं? क्या स्टार्स टूटकर गिर जाते हैं, या फिर ये मीटियोर्स होते हैं, मीटियोराइट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं? और ये मीटियोर्स और मीटियोराइट में क्या डिफरेंस है? आती होगी प्रॉब्लम इसमें भी। तो अभी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो बेटा आपको याद रखना है, शूटिंग स्टार्स आर मीटियोर्स। शूटिंग स्टार्स कोई स्टार्स नहीं है, बट ये मीटियोर्स होते हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। और जब ये आ रहे होते हैं अर्थ की तरफ, तो फ्रिक्शन के कारण कभी कभी हम देखते हैं कि इनमें आग लग जाती है, बट ये अर्थ तक आने से पहले ही इवापोरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर कभी कभी इवापोरेट नहीं हुए, बहुत बड़ा कोई मीटियोर है, तो ये अर्थ के सरफेस पर भी आ चुके हैं। तो जब मीटियोर्स अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं, तब हम इन्हें मीटियोराइट्स कहते हैं। और जब ये अर्थ के सरफेस पर नहीं आए, तो हम इन्हें मीटियोर्स कहेंगे। तो शूटिंग स्टार्स अर्थ के सरफेस पर नहीं आए, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं मीटियोर्स। कॉमेट्स नहीं है, स्टार्स नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है बी, मीटियोर्स। ठीक है, तो बच्चों आज हमने डिस्कस किए बहुत इम्पोर्टेंट आपके 15 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम्स में। तो अगर सेशन अच्छा लगा है, लाइक करेंगे जल्दी से, सब्सक्राइब किए बिना कोई यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, मैंने पहले भी बोला है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे आपके लिए, और कंटेंट लाते रहेंगे, कुछ और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हो। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगेन नेक्स्ट मंडे को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।